नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। रेसलर अमन सहरावत ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। भारत को छठा मेडल ये मिल चुका है। तो बता दें कि 13-5 से मुकाबला जो है वो इन्होंने जीत हासिल की है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारत के नाम एक और मेडल आया है। ये छठा मेडल जो दिलाया है वो है रेसलर अमन सहरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुश्ती में अमन सहरावत ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बता दें कि 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और भारत को ये छठा मेडल इस पेरिस ओलंपिक में 13-5 से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। पटना से बड़ी खबर है, जहां डीआरआई पटना टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। विदेशी मुल्क के सिगरेट की बड़ी खेप जब्त की गई है। परसौनी खेम टोल प्लाजा के पास से ये जब्त की गई है। सिगरेट से भरे कंटेनर ट्रक को जब्त किया गया है। 3,74,000 सिगरेट की खेप जब्त हुई है। जब्त सिगरेट की कीमत 63,58,000 रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर और खलासी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की जांच जारी है। तो ये डीआरआई की बड़ी कार्रवाई पटना में हुई है, जहां पर विदेशी मुल्क के सिगरेट की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सिगरेट से भरे कंटेनर ट्रक को जब्त किया गया। परसौनी खेम टोल प्लाजा के पास से ये जब्ती हुई है। कीमतों की अगर बात करें तो 3,74,000 सिगरेट की खेप जब्त की गई है। बता दें कि जब्त सिगरेट की जो कीमत है वो 63,58,000 रुपए है। संख्या की अगर बात करें तो 3,74,000 सिगरेट की ये खेप है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, डीआरआई ने कैसे कार्रवाई की, क्या अपडेट? डीआरआई लगातार राहुल सोने की तस्करी का खुलासा करती रही है और इसी कड़ी में डीआरआई टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पटना के निकट जो टोल प्लाजा है वहां पर विदेशी मूल का सिगरेट, चाइनीज सिगरेट बताया जा रहा है और बड़ी खेप, जैसा कि आपने बताया, 3,74,000 इसकी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ सिगरेट की, और बाजार मूल्य इसका 63,59,000 रुपए है। 2 शराब जो सिगरेट के तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर और खलासी कंटेनर के ये बताए जा रहे हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। जो ये कंसाइनमेंट आया है, ये कहाँ ले जाना था, किन्हें देना था, और निश्चित तौर पर जो डीआरआई के अधिकारी हैं उनका दावा है कि एक बड़ा नेक्सस है और इसमें जो भी लोग हैं इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। आज वायनाड दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे कन्नूर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बता दें कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा होना है। प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। पीएम हालात पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके साथ साथ रेस्क्यू कार्यों की भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो सुबह करीब 11 बजे का वक्त जब कन्नूर वो पहुंचेंगे, इसके साथ साथ कैसे हालात अभी हैं उस पर समीक्षा बैठक भी होगी। रेस्क्यू कार्य कैसे चल रहे हैं उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और खास करके जो प्रभावित इलाके हैं उसका जायजा पीएम लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से बिहार, झारखंड को भी काफी फायदा होगा। बिहार और झारखंड की ईस्ट कोस्ट के पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोजेक्ट के दौरान और प्रोजेक्ट के पूरे होने पर रोजगार पैदा होंगे। बिहार और झारखंड को जोड़ते हुए गंगा पर एक नया रेलवे ब्रिज बनेगा। विक्रमशिला से कटारिया न्यू रेल लाइन बनेगा। 26 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन में गंगा नदी पर 2,549 करोड़ की लागत से एक डबल लेन का रेलवे ब्रिज बनेगा। इफेक्ट है कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहां पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद में जो 3 प्रोजेक्ट है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर, इन दोनों जिलों, जो दोनों के दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, इसमें बादाम पहाड़ केउंझर न्यू लाइन 82 किलोमीटर्स की,
बांगरी पोसी गोरू महिसाणी न्यू लाइन 85 किलोमीटर्स और बुरामुरा चाकुलिया न्यू लाइन 59.9 यानी 60 किलोमीटर्स। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे उनका सामान आ सके और ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स से उनके जरूरत की चीजें एरियाज में जा सके। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके रेलवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है। वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर्स है, लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज 2 लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोड़ रुपीस। पटना से बड़ी खबर, जहां टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 24 घंटे में ओएमआर अपलोड कर दिया जाएगा। देश भर के 6 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। बीपीएससी ने ओएमआर स्कैनिंग के बाद क्रॉस चेक कर लिया है। क्रमवार सभी वर्गों का ओएमआर जारी किया जाएगा। सबसे पहले 1 to 5 का ओएमआर जारी होगा, उसके ठीक बाद 6 से लेकर के 8 का ओएमआर जारी किया जाएगा। उसके बाद ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी हो जाएगा। अगले 4 दिनों के भीतर सभी वर्गों का ओएमआर जारी होने की बात कही जा रही है। सभी वर्गों के ओएमआर जारी होने के बाद आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। 12 अगस्त के बाद आंसर की जारी होगा। फिलहाल एक्सपर्ट आंसर की पर काम कर रहे हैं। 21 अगस्त तक टीआरई 3 के रिजल्ट जारी का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि 15 अगस्त तक हेडमास्टर और हेड टीचर के रिजल्ट जारी करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ बता दें कि 50% आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन का पत्र मिलते ही रिजल्ट जारी करने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। दवा कारोबारी रौनक के केडिया की हत्या को लेकर व्यवसायी संघ में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से शुक्रवार को भागलपुर बंद किया गया। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूर्वी बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में कई व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों के साथ बैठक की। प्रशासन ने कारोबारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। प्रशासन ने रौनक हत्याकांड के अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है। अभी विभिन्न व्यावसायिक संगठन की बैठक जो है भागलपुर के एसडीएम साहब और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ में की गई है और कुल मिलाकर के जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर में इस केस का हम उद्भेदन कर देंगे और जो भी अपराधी इस गतिविधि के अंदर में संदिग्ध में है उनकी पकड़ दकर 2 दिन के अंदर में कर ली जाएगी। हम लोगों का मांग यही है कि पुलिस की गश्ती जो है वो प्रॉपर्ली भागलपुर के शहर के अंदर में छोटी छोटी गलियां जो है जिसके अंदर में जो है अपराध का हमेशा भय बना रहता है, उनके अंदर में प्रॉपर्ली तरीके से पुलिस गश्ती करवाए। जो भी घटना घटी वो बहुत ही दुखद है। लगातार पुलिस प्रशासन इस पर लगी हुई है और हम लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं मामले के उद्भेदन के और आने वाले 1 से 2 दिनों में निश्चित रूप से हम लोग आप लोग को अवगत करा देंगे। बिहार में गंगा सोन क्यूल पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालात की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। बिहार में एक बार फिर बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा, सोन, क्यूल, पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आप आरा, सहरसा, पटना, लखीसराय और मोतिहारी की तस्वीरें देख लीजिए। कहीं लोग कटाव से तो कहीं जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर गांव, सड़क और खेत पूरी तरह डूब चुके हैं।
बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम भी मौजूदा हालात पर नजर बनाई हुई है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पहुँचे और कंगन घाट तक गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। नदियों के जलस्तर बढ़ने पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत बिहार आया है। कोसी में भी जलस्तर बढ़ा है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी अभियंता चौकसी बरत रहे हैं और जो भी सुरक्षात्मक कार्य होंगे उसे किया जाएगा। सबसे अधिक सोन में है और चूंकि सोन में फिर रिहांद नदी उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं और सब अंत में गंगा में मिलती हैं, तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। नदियों में उफान है और फिर से बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से सावधानी बरतने के साथ सतर्क रहने की अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार ने गठित की 20 सूत्री समिति बता दें कि सभी 38 जिले के लिए समिति का एक गठन किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनडीए के दलों के जिलाध्यक्ष को जिम्मा दिया गया है। 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष एनडीए दलों के जिलाध्यक्ष बने हैं। सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य बनाए गए हैं। 20 सूत्री कमेटी के सचिव डीएम बने हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसको लेकर के अधिसूचना अब जारी कर दी है। पटना के 20 सूत्री अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं। आरा 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष विजय सिन्हा बने हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी, महापौर सदस्य बने हैं। सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य रहेंगे। तो 20 सूत्री कमेटी के सचिव डीएम बने हैं और ऐसे में इसका स्वरूप क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो पटना के 20 सूत्री अध्यक्ष की बात करें तो सम्राट चौधरी बने हैं। आरा 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष विजय सिन्हा बने हैं। शुक्रवार को लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। जेपीसी में बिहार से 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वक्फ संशोधन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर लिया गया है, जिसमें 31 मेंबर होंगे। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। इस समिति में बिहार से 4 सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी से संजय जायसवाल, जेडीयू के दिलेश्वर कामैत, एलजेपी-आरवी के अरुण भारती और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को संयुक्त संसदीय समिति में शामिल किया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया। लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था, जिसका विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, डीएमके और आरजेडी जैसी पार्टियों ने किया था। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में अब तक एक भी बिल
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया था। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने भले ही इस बिल को जेपीसी को भेजा, लेकिन वहां भी सरकार का ही दबदबा रहेगा, क्योंकि जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संख्या बल के आधार पर शामिल किया गया है। जाहिर है, संख्या बल के हिसाब से संशोधन वाले इस बिल में सरकार के प्रावधानों को ही तवज्जो मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने पर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार ने कुछ हद तक समझदारी का परिचय दिया, लेकिन इंडी अलायंस में इस बिल को लेकर काफी विरोध है। बहुत है, और रूलिंग पार्टी के तो है ही। मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। इसलिए भी निकल गए होंगे कि इससे उनके वोट बैंक पे या उनके लोगों के वोट बैंक पे बहुत असर पड़ता है, पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, विपक्ष का बहुत विरोध है, खासकर इंडिया ब्लॉक का। उनको ये लग रहा है कि इसके में जिसमें कोई महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें ये धार्मिक मुद्दा के आधार पे एक विभाजन करने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का मानना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह एक दिवसीय दौरे पर आरा पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। पूर्व सांसद कई निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। आरके सिंह सबसे पहले कोइलवर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद पूर्व सांसद चरपोखरी प्रखंड के मलौर पंचायत की मुखिया के आवास पर गए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर हो रहे हमले पर कहा कि इसको लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा पर निकलने पर भी निशाना साधा। हिंदू आबादी है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो सुरक्षित न रहे। ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट मैसेज भेजा है बांग्लादेश को। जिस तरह से लगातार अत्याचार जारी है सर, वो कैसे रुकेगा? वो तो देखिए, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्याचार रुकना चाहिए। जो हिंदू परिवार वहाँ पर हैं, उन पर अत्याचार एकदम रुकना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रुकेगा। जन सवार यात्रा में वो लोगों को ये बताएं कि क्या हुआ था, ये जो नौकरी के कारण जो पैसा लिया गया, उनके पिताजी ने लिया और जमीन लिखाया गया, इनके नाम से भी जमीन लिखाया गया, उसकी सच्चाई क्या है जनता जानना चाहती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व चंपारण के जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम ने जिले के डीएम और एसपी के साथ हर विभाग की समीक्षा की और सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। डिप्टी सीएम ने सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मंदिर और मठों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने ये पहले ही फैसला लिया था कि बिहार के सभी मंदिर और मठ की भूमि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐतिहासिक धरती है, इसके विकास की चिंता लगातार सरकार कर रही है। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भद्रघाट से लेकर कंगन घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने गंगा पथ के किनारे बने अवैध दुकानों को हटाया, साथ ही दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। वहीं एक दो स्थानों पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध भी किया। हालांकि प्रशासन के सख्त रवैया को देखते हुए स्थानीय लोगों को पीछे हटना पड़ा। बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बरसात के दिनों में लोगों के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। रोहतास के अमरनाथ गुप्ता सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ते हैं। अमरनाथ के अनुसार वे अब तक 5000 से अधिक सांपों को पकड़ चुके हैं। जब भी अगल बगल के घरों में सांप निकलता है, तब स्थानीय लोग अमरनाथ को बुलाते हैं और वे सांप को पकड़कर आराम से जंगल में छोड़ देते हैं। अमरनाथ गुप्ता ने लोगों से झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। आज हर अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन उपलब्ध है। अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, इससे मरीज की जान बच सकती है। सांप पकड़ने का काम मेरे 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ
और डर तो हर कोई को लगता है कि मतलब डर लगना भी चाहिए सांप से। और ये नहीं कि हम बाहुबली बन जाए, सांप पकड़ते हैं तो बाहुबली नहीं, सांप हमें भी काटता है। हम भी हॉस्पिटल गए हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सांप जब भी काटे कोई व्यक्ति को तो झाड़ फूक मत करें, डायरेक्ट जो है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए। सिवान पुलिस ने मवेशी लदे 3 पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई यूपी बॉर्डर पर गाड़ियों की जांच के दौरान की गई। पुलिस ने जब्त 40 मवेशियों को गौशाला को सौंप दिया है, लेकिन उनमें से 15 मवेशियों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 3 गाड़ी मैरवा थाना से मवेशी आई हुई हैं, जिसमें करीबन 40 मवेशी है। 40 में करीबन 14-15 एक्सपायर हो चुकी है, बाकी जो है नशे के हालत में है। सब मवेशी की स्थिति देख रहे हैं आप, सेम वही है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित राज्यकर्ण तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 का समापन हो गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में गया के तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पहला स्थान हासिल किया। तीरंदाजों ने 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते और गया का नाम रोशन किया। पटना से गया पहुंचे सभी तीरंदाजों का गया स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि बिहार के कई जिलों से लगभग 400 तीरंदाजों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। सफल दिख रहा है। हम लोग कड़ी मेहनत किए थे और हमारे साथ साथ जो बच्चे छोटे छोटे वो काफ़ी मेहनत करके आज पदक जीते और हमारे जिला को चैंपियन बनाया है। जो बिहार खेल प्राधिकरण के द्वारा जो तीरंदाजी प्रतियोगिता कराया जा रहा था पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उसमें आज हमारे गया जिला चैंपियन किया है। तीरंदाजी प्रतियोगिता में गया जिला ओवरऑल चैंपियन होकर आई है, तो बहुत ही खुशी का बात है, खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं 8 वर्ष से बच्चे से लेके 22 वर्ष तक लोगों ने पूरा गया का मान सम्मान बढ़ाया है। इसी का आज देख रहे हैं कि हम लोग स्टेशन पर आए हैं इनको रिसीव करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे बिहार का गया का नाम रोशन करके आ रहा है और उस टीम को हरा है जो टीम पहले ओवरऑल चैंपियन रहा करती थी, उस टीम को इस बच्चे ने हरा कर आए हैं। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।